अ, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पिनाइल इम्प्लांट के बारे में। आज एक पेशेंट मेरे पास आए थे जो शादी करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि मैं पिनाइल इम्प्लांट की तरफ जाऊं। अभी तक उनको कोई मेडिसिन की हमने कोई मेडिसिन नहीं बताई थी, तो मैंने उसके लिए साफ मना कर दिया। और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ऐसे इंटरनेट पे देख के कॉम्प्लिकेशन बता देना, वो तो आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि क्या कॉम्प्लिकेशन पिनाइल इम्प्लांट के पेशेंट्स को फेस करनी पड़ सकती है, जो हमने देखी अपने अभी तक के करियर में। अगर आप क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि पिनाइल इम्प्लांट जो पूरे इंडिया में जो अर्लीस्ट पिनाइल इम्प्लांट किए उनमें से हम एक हैं, और शुरू से ही पिनाइल इम्प्लांट कर रहे हैं। 2020 से ही पिनाइल इम्प्लांट कर रहे हैं, शायद 19 में किया था, 20 में किया था फर्स्ट केस। तो हालाँकि उससे पहले हमने पिनाइल इम्प्लांट के केसेस देखे थे जब हम गंगाराम हॉस्पिटल में काम करते थे, लेकिन वो बहुत रेयर चीज़ थी, कभी-कभी होता था और उसकी कुछ ज़्यादा किसी को समझ नहीं थी। तो जो सबसे पहले जिससे लोग घबराते हैं पिनाइल इम्प्लांट में, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो हमने अपने केसेस में देखी, मैं सिर्फ अपने केसेस की बात कर रहा हूँ, दुनिया में क्या हो रहा है, उसके जर्नल में क्या है वो नहीं बता रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो इन्फेक्शन होती है पिछले 2 साल से हमने नहीं देखी है। जो इन्फेक्शन हुई वो शुरू के केसेस में होती थी कभी-कभी। उनका एक रीज़न था, एक सर्जिकल मिस्टेक थी। कोई भी जब हम सर्जरी करना शुरू करते हैं तो उसमें परफेक्शन आने में टाइम लगता है। तो शुरू-शुरू में जो हमने सर्जरीज़ की उनमें इन्फेक्शन देखनी पड़ी, लेकिन हमें कुछ केसेस में देखनी पड़ी, लेकिन उसका रीज़न सर्जिकल ही था। ऐसा नहीं था कि इम्प्लांट अंदर जाके इन्फेक्ट हो जाता है या उसके अंदर एंटीबायोटिक की कोटिंग नहीं होती, जिस तरह से इस तरह से बोल के बहुत इम्प्लांट को बेचा जाता है कि जी इसके ऊपर एंटीबायोटिक की कोटिंग है, ये ऐसा है, वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ब्लड शुगर भी नॉर्मल लेवल पे है, डायबिटिक पेशेंट में भी हमने अब पिछले 2 साल से इन्फेक्शन नहीं देख रहे। इन्फेक्शन होने का मेन रीज़न था कि जब हम कॉर्पोरा को क्लोज़ करते थे, तो उसको वाटर टाइट क्लोज़ करना होता है। मतलब ये हमें पता था, लेकिन फिर भी वाटर टाइट का मतलब एब्सोल्यूटली वाटर टाइट। क्योंकि वो एरिया में जब हम इम्प्लांट डाल देते हैं और कॉर्पोरा को क्लोज़ करते हैं, तो कॉर्पोरा में एक टेंशन रहती है, जिस कारण से वो कोलैप्स नहीं हो पाता। कहीं से भी ब्लीडिंग अगर बंद होनी है, तो उस जगह को कोलैप्स होना पड़ता है। लेकिन वो हमेशा टाइट रहता था, तो उसके बीच में गैप अगर छोटा-सा भी छूट गया, तो उसके अंदर से ब्लड, क्योंकि कॉर्पोरा में हमेशा ब्लड रहता है, वहाँ पे क्लॉटेड नहीं होता ब्लड, तो बाहर निकलता रहता था। वो इन्फेक्शन का रीज़न था, जो हमें पता है, और अब इन्फेक्शन का रीज़न नहीं होता, ना के बराबर है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन हमने देखी इरोजन की। इरोजन जिसे लोग कहते हैं कि इम्प्लांट बाहर निकल जाए। ये मैंने 2 केसेस में देखा। एक केस में देखा, बिहार से पेशेंट आया था मेरे पास। मैं ये इंडियन इम्प्लांट था, दोनों केस में इंडियन इम्प्लांट थे। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उसमें हमने बहुत कोई बड़ा इम्प्लांट डाला था या बहुत टाइट डाला था। मेरे पास वो 1 साल बाद आया और 1 साल बाद उसकी इरोजन हुई। मुझे नहीं पता उसकी क्या रीज़न था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हो सकता है कॉर्पोरा बहुत पतला हो सकता है उनको टाइट हुआ हो, लेकिन जो दूसरा इम्प्लांट जो उसके साथ डला हुआ था, 2 इम्प्लांट थे, उनमें से दूसरा इम्प्लांट बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कोई टाइट भी नहीं लग रहा था, और वो इम्प्लांट निकल गया और दूसरा इम्प्लांट हमने छोड़ दिया और उसका काम चल गया। पेशेंट हमारे पास दोबारा नहीं आया, और वो एक इम्प्लांट से भी एक साइड पे काम चल जाता है। एक और पेशेंट मैंने देखा, वो ऑस्ट्रिया से आया था हमारे पास, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया से, और उनका हमने किया, वो मेडिकल फील्ड से ही थे, और उनका अभी मेरे पास करने के 1 साल बाद, 1 डेढ़ साल बाद उनका ही इम्प्लांट, उन्होंने बताया कि इंडियन इम्प्लांट था और वो इरोड होके बाहर आ गया, और अब वो वापस आ रहे हैं, और वो रिजिटन हम डालेंगे उनके, और ही अंडरस्टैंड्स कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा था, और उसका परफेक्ट सर्जरी हुई थी। आई नो दैट, मुझे बाद में दिखाने भी आए थे, लेकिन वो फिर भी उसमें इरोड हुआ। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन हुई। तीसरी ये है कि अगर हम बहुत छोटा इम्प्लांट डाल दें कि भाई ज़्यादा टेंशन ना हो, एक ये हमने काफ़ी पेशेंट शुरू के पेशेंट में किया, मतलब बहुत छोटा मतलब थोड़ा-सा छोटा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इरोजन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन क्या है कि ऊपर का ग्लैंस थोड़ा-सा लटक जाता है, तो ऐसे पेशेंट परेशान हो सकते हैं। मेरे पास एक मुझे याद है अहमदाबाद से पेशेंट था, जिनमें हमने थोड़ा छोटा इम्प्लांट किया, तो ये है कि पेन बिल्कुल नहीं होता, इरोजन के चांसेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ऊपर से ग्लैंस में ऐसे लटका हुआ फ़ील होता है, लुक अच्छी नहीं देता। तो ये 3 चीज़ें हमने बताई। जो चौथी कॉम्प्लिकेशन मैंने बताई कि जब आप बिना किसी से पूछे छुप के इम्प्लांट कराते हैं, खास तौर पे शादी के बाद, तो आपको दिक्कत आती है।
वो है इमोशनल रीज़न। इमोशनल रीज़न ये भी कॉम्प्लिकेशन देख ली, जिसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था कि आप पूरा सेटिस्फाई हो गया तो शादी से पहले करा लें या फिर अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करें, क्योंकि फिर जो दर्द होगा वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा होगा। हालाँकि ऐसा भी हो सकता है इम्प्लांट टाइट हो, लेकिन मान लीजिए आपको इम्प्लांट टाइट हो गया और आपको पेन हो रहा है, बहुत इम्प्लांट आपने बड़े साइज़ का डाले, पेन हो रहा है, तो उसके लिए ये है कि हम उसको थोड़ा-सा कट देके और इम्प्लांट को छोटा कर दो तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि इम्प्लांट में पेशेंट को अगर सपोर्ट ना मिले तो उसको परेशानी होती है। तो ये 4 चीज़ें मैंने अपने अभी तक के करियर में जितने भी इम्प्लांट किए हैं नोट की है। अब तो चारों ही मैनेजेबल है, तो आप इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक लास्ट बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी डॉक्टर अगर आप इम्प्लांट को कहते हैं तो सोच समझ के इम्प्लांट का डिसीजन ले। लास्ट चॉइस रखें, पहले पी शॉट प्लस ट्राई कर ले। डॉपलर, बहुत लोग कहते हैं कि डॉपलर की स्टडी से क्या होगा। डॉपलर पे बहुत जोर देते हैं, डॉक्टर भी जोर देते हैं, पेशेंट्स भी जोर देते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए डॉपलर नॉर्मल है लेकिन आपकी इरेक्शन नहीं आ रही, फिर उस डॉक्टर की रिपोर्ट का क्या है? आपने इलाज तो कराना ही है, आपने दवाइयाँ लेनी है, पी शॉट करना है, जो भी करना है। और अगर मान लो डॉपलर नॉर्मल है लेकिन आपकी इरेक्शन ही नहीं आती, तो आपको इम्प्लांट भी करना पड़ सकता है। और मान लीजिए अगर डॉपलर में कोई प्रॉब्लम आ गई है आपकी, तब भी आपको यही लेना है, दवाई लेनी है, पी शॉट लेना है, इम्प्लांट कराना है। तो इसलिए डॉपलर ठीक है, एक तरह का एकेडमिक एक्सरसाइज है कि ठीक है, हमने देख लिया। दूसरा, डॉपलर बहुत, इसके रिजल्ट्स बहुत वेरिएबल है। आप कहीं सेंटर में गए, आपने डॉपलर कराया और आप कॉन्शियस हो गए, तो आपकी इरेक्शन ही नहीं आई। आपकी इरेक्शन नहीं आई तो क्या आपके पेनिस में प्रॉब्लम कोई ना है? वो तो ठीक है कि आप कॉन्शियस हो गए, आपका इतना ज़्यादा एड्रेनालिन सिम्पैथेटिक सिस्टम चालू हो गया कि आपको इरेक्शन ही नहीं आई। इसलिए मान लो अगर आप वाइग्रा लेके कर रहे हो या आप दूसरा भी कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर बहुत रिलायबल स्टडी नहीं है। तो इम्प्लांट के बारे में मैं ये बताना चाहता था, तो ये मेरा सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं नहीं कह रहा कि कुछ ऐसा है, लेकिन जो बहुत सी बातें मैं पेशेंट से सुनता हूँ। एक और बात मैं बता देता हूँ, ये जो स्टडीज़ है, जो हम सर्जरीज़ कर रहे हैं, मेरे पास अभी आज ही एक ऑस्ट्रेलिया से पेशेंट आया था। तो उन्होंने कहा कि सर, ये पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा, पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्टेड ऑर्सोनोरेक्टमी कोई नहीं कर रहा, बॉटॉक्स इतना अच्छा अल्ट्रासाउंड गाइडेड बॉटॉक्स नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा। तो हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे ठीक है फैलेगी, हालांकि इंडिया में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये जो पीएमई की प्रॉब्लम है ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो इंडिया में लोग डॉक्टर धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अच्छा है कि डॉक्टर्स भी हमारे एक्सपीरियंस से सीखें, अगर वीडियो देखते हैं वो भी जाने कि हमने जिस तरह से इसको डेवलप किया है उनको इतना टाइम ना लगे या उनको इतना स्ट्रगल ना करनी पड़े। खैर, अब तो बहुत अच्छा है और इस तरह से मैं अपने एक्सपीरियंस हर प्रोसीजर के बारे में बताता जाऊँगा कि किस तरह से हमारा लर्निंग कर्व था, तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको भी जानने का मौका मिलेगा और आप बहुत सी जगह पे जाने से बच जाएँगे जहाँ पे लोग इनएक्सपीरियंस हैं। आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ चूज़ करना है, कहाँ नहीं। थैंक यू।